हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। जीवन की इकाई कोशिका या कोशिका यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आज आप यूकैरियोटिक कोशिकाएं, समीम केंद्र की कोशिकाएं पढ़ेंगे। तो सभी आद्य जीव, पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं नहीं कह सकते हम। अविकसित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एक वातावरण चाहिए होता है ग्रो करने का और अपने जीवन की सारी एक्टिविटीज़, सारी क्रियाओं को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हम इन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं नहीं कह सकते। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों में उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव विस्तृत कक्षा युक्त होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न रूप ले लेती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम भी कह सकते हो, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जब प्रत्येक कोशिकीय अंगक की संरचना कार्यविधि का अध्ययन करेंगे आप। अब फर्स्ट पहले नंबर पे आती कोशिका झिल्ली, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चों। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है वो किसी भी वस्तु को उसकी सेल के अंदर देखने को इस बनाया हुआ है। स्पेशली सेल तो सीधे सेल तो नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उससे देख सकते हैं, पर सेल के अंदर उसके पार्टिकल्स और उसके अंदर देखने की बात जब आती है तो उसके लिए और ज़्यादा दक्षतापूर्ण माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, और वो अंदर तक की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करके देख सकता है। 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मिक लैमेला या प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की संभावित रचना के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि होगी कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड, मतलब वसा, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसे दोनों को मिला के लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो दो समूहों में या दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भी रूपुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड्स झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड्स का अनुपात होता है, भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की में रुधिराणु एरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इन्हें, कि झिल्ली का लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। इसमें 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो आधारभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, और जबकि आधारभूत अंगभूत प्रोटीन आंशिक रूप से कोशिका झिल्ली के अंदर धंसे रहते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अधरतलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड्स द्वि सतह के बाहर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के
भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर, लिक्विडिटी पर निर्भर करती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।